हेलो बच्चों, आपका हमारे चैनल हिंदी वाणी में स्वागत है। पिछले भाग में हमने पढ़ा था कक्षा 9वीं की पाठ्य पुस्तक क्षितिज का 15वां पाठ। यह एक कविता है। कविता का नाम है मेघ आए। इस कविता के कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हैं। कविता में कवि ने आकाश में बादलों के आने का वर्णन किया है तथा इनका मानवीकरण करते हुए इन्हें शहरी अतिथि के रूप में चित्रित किया है। जिस प्रकार शहर से आए हुए मेहमान को देखने के लिए लोग उत्सुक रहते हैं, बेचैन रहते हैं, ठीक इसी प्रकार से आकाश में बहुत दिनों के बाद बादल छा गए हैं और सभी लोग उनके लिए उत्साहित हैं। संपूर्ण वर्णन में कवि ने रूपक बांध दिया है। ऐसा लगता है जैसे इस कविता के माध्यम से कवि ने हमारे सामने एक चित्र प्रस्तुत कर दिया है, जिसे सुनकर या जिस कविता को सुनकर हमारे सामने ऐसा लगता है जैसे हमने इस दृश्य को अपनी आँखों से देखा हो। मेघ आने पर या आकाश में बादल छाने पर ठंडी ठंडी हवा बहने लगती है। सभी लोग अपने अपने घरों की खिड़कियां और दरवाजे खोल देते हैं। पेड़ भी हरे भरे दिखाई देने लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे वो झुककर मेहमान का स्वागत कर रहे हों। वर्षा आने पर धूल भरी आंधियाँ समाप्त हो जाती हैं। नदियों व तालाबों में पानी भर जाता है। गर्मी के कारण जो पेड़ पौधे मुरझा गए थे, बादलों के आने पर वो भी हरे भरे होकर बादलों का स्वागत करते हुए दिखाई देते हैं। जिस प्रकार पत्नी अपने पति के वियोग के कारण या अपने पति से दूर होने के कारण उनके मन में भ्रम की गांठ पड़ जाती है तथा उनके मिलने पर वह गांठ खुल जाती है और वे गले मिलकर आंसू बहाते हैं, ठीक उसी प्रकार से बहुत दिनों के बाद आकाश में बादल छा गए हैं तथा पेड़ पौधे बादलों को उपालंब देते हैं, उलाहना देते हैं कि आप इतने दिनों के बाद क्यों आए हो। आकाश में बादल छा जाने पर ऐसा लग रहा है जैसे आकाश और पृथ्वी गले मिल रहे हों और जब वर्षा की बूंदें टिप टिप करके गिरने लगती हैं तो चारों तरफ प्रसन्नता का वातावरण हो जाता है। कवि ने बताया है कि जिस प्रकार गांव में मेहमान के आने पर खुशी का वातावरण हो जाता है, ठीक इसी तरह से आकाश में बादलों के छा जाने पर सभी लोग खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। आज इस भाग में हम इस कविता से लिए गए अभ्यास के प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, बादलों के आने पर प्रकृति में जिन गतिशील क्रियाओं को कवि ने चित्रित किया है उन्हें लिखिए। उत्तर है, बादलों के आने पर प्रकृति में निम्नलिखित गतिशील क्रियाएं हुई। सबसे पहले बयार नाचती गाती चलने लगी। बयार यानी हवा। बादलों के आकाश में छा जाने पर ठंडी ठंडी हवा बहने लगती है तथा हवा का मानवीकरण करते हुए कवि ने इसे एक युवती के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया है, जो बादल रूपी मेहमान के सामने नाचते गाते हुए चल रही है उसके स्वागत के लिए। दूसरा, पेड़ झुकने लगे मानो वे गर्दन उचकाकर बादलों को निहार रहे हों। जब गांव में कोई मेहमान बहुत दिनों के बाद जाता है तो गांव के लोग उसे देखने के लिए अपनी गर्दन उचकाकर या कभी झुक झुक कर बादलों को देखने का प्रयास करते हैं। ठीक इसी प्रकार से जब बहुत दिनों के बाद आकाश में बादल छाए तो गांव के लोग उसे देखने के लिए या बादलों को देखने के लिए अपनी गर्दन उचकाकर उन्हें देखना चाहते हैं। तो गांव के लोगों को पेड़ माना गया है। तीसरा है, आंधी चलने लगी, धूल उठने लगी। बादलों के आकाश में छा जाने पर ठंडी ठंडी हवा बहने लगती है तथा हवा के साथ धूल भी उठने लगती है। आगे है, नदी मानो बाकी नज़र उठाकर ठिठक गई। पीपल का पेड़ झुकने लगा। नदी का भी मानवीकरण करते हुए बताया है कि नदी रूपी युवती बादल रूपी मेहमान को अपना घूंघट सरकाकर तिरछी नज़र से देखती है तथा ऐसा लगता है जैसे उसकी गति भी रुक गई है, वह ठिठक कर बादल रूपी मेहमान को देख रही है। पीपल का पेड़ भी झुकने लगा यानी हवा के चलने से हिलने लगा। ऐसा लगता है जैसे पीपल का पेड़ बादलों का स्वागत कर रहा है।
लताएं पेड़ों की शाखाओं में छिप गई। तालाब जल से भर गए। जब बारिश का पानी तालाबों में चला जाता है तो उनका जल स्तर बढ़ जाता है। क्षितिज पर बिजली चमकने लगी। क्षितिज वह स्थान जहाँ पर धरती और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं, तो बादलों के गहराने पर वहाँ पर बिजली चमकने लगती है। धारासार जल बरसने लगा, जिसके कारण जगह जगह से बांध टूट गए। जब वर्षा का पानी धरती पर भरने लगता है तो उसके कारण नदियों तथा तालाबों का जल स्तर बढ़ जाता है, जिससे जगह जगह बांध टूट जाते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित किसके प्रतीक हैं? धूल, पेड़, नदी, लता, ताल। उत्तर है, नीचे दिए गए शब्द और उनके प्रतीक इस प्रकार हैं। 1. धूल मेघ रूपी मेहमान के आगमन से उत्साहित अल्लड़ बालिका का प्रतीक है। धूल को एक बालिका माना गया है जो बादलों के आकाश में छा जाने के कारण बादलों का स्वागत करती है और ऐसा लगता है जैसे वह नाचती गाती बादलों के आगे चल रही है, और धूल उड़ने लगती है तो ऐसा लग रहा है जैसे वह अपना घाघरा उठाकर भाग रही है। दूसरा है पेड़, गांव के आम आदमी का प्रतीक है जो मेहमान को देखने के लिए उत्सुक है तथा पेड़ अपनी गर्दन उचकाकर बादलों को देखना चाहते हैं। तीसरा है नदी, गांव की नवविवाहिता का प्रतीक है जो घूंघट की ओर से तिरछी नज़र से मेहमान को या मेघ को देखती है। यहाँ पर नदी का भी मानवीकरण किया गया है। 4. लता, नवविवाहिता मानिनी नायिका का प्रतीक है जो अपने मायके में रहकर मेघ का इंतज़ार कर रही है तथा बहुत दिनों के बाद मेहमान रूपी बादल के आने पर उसे उपालंब देती है कि आपने पूरे 1 वर्ष बाद हमारी सुधि ली है, यानी वह उसे उलाहना देती है। 5. ताल, घर के नवयुवक का प्रतीक है जो मेहमान के पैर धोने के लिए या उसके स्वागत के लिए परात में पानी भरकर लाता है। ताल का अर्थ है तालाब। प्रश्न 3, लता ने बादल रूपी मेहमान को किस तरह देखा और क्यों? लता रूपी नायिका ने बादल रूपी मेहमान को किवाड़ की ओट में छिपकर देखा। क्यों? क्योंकि वह मानिनी है। वह अपने प्रियतम के कई दिनों के बाद आने पर उनसे रूठी हुई भी है और वह उन्हें देखे बिना रह भी नहीं पाती, इसलिए उसने बादल को किवाड़ की ओट में छिपकर देखा तथा उसे उलाहना भी दिया। हमारा चौथा प्रश्न है, भाव स्पष्ट कीजिए। क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की। ख, बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सरके। क का उत्तर है, कवि ने प्रस्तुत पंक्ति में बताया है कि बादल आकाश रूपी अटारी पर छा गए हैं। बिजली चमक उठी। लोग कहने लगे कि बादलों के न आने और न बरसने का भ्रम मानो समाप्त हो गया, क्योंकि अब सचमुच में ही बादल बरसने लगे थे। इसी प्रकार जब दोनों लोगों के मन का भ्रम समाप्त हो जाता है तो उनकी आंखों में स्नेह के आंसू बहने लगते हैं। कहने का भाव यह है कि लोगों के मन में यह भ्रम था कि बादल नहीं आएंगे या बादल रूपी मेहमान नहीं आएगा, लेकिन अब आकाश में बादल छा गए हैं तो उनका भ्रम या उनका वहम दूर हो गया है। ख का उत्तर है, जब बादल आकाश में छा गए तो नदी रूपी युवती थोड़ा ठहरकर, थोड़ा रुककर और आश्चर्य से अपने मुंह से घूंघट उठाकर तिरछी नज़र से बादल रूपी मेहमानों को देखने लगती है। कहने का तात्पर्य यह है कि बादलों के एकाएक छा जाने से नदी के मन में आश्चर्य सा छा गया और उसने सोचा कि एकाएक ये कहाँ से आ गए, यानी नदी रूपी युवती बादल रूपी मेहमान के आने पर हैरान हो जाती है तथा अपने मुंह से घूंघट हटाकर तिरछी नज़र से ठिठक कर, यानी एक जगह ठहर कर बादल रूपी मेहमान को देखने लगती है। हमारा 5वां प्रश्न है, मेघ रूपी मेहमान के आने से वातावरण में क्या क्या परिवर्तन हुए? उत्तर है, मेघ रूपी मेहमान के आने पर बयार खुशी से झूम उठी, यानी ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगी। पेड़ मानो झुक झुक कर सलाम करने लगे, यानी पेड़ बादल रूपी मेहमान का स्वागत करने लगे। नदी की दृष्टि में बांकापन आ गया, वह मानो बादलों को देखकर मुग्ध सी हो गई।
लताओं में प्रेम भाव का संचार हो गया तथा मेघ के वर्ष भर बाद आने पर उन्हें उपालंब भी देने लगी। उपालंब यानी उलाहना। तालाबों में जल भर गया। ऐसा लगता है मानो तालाब परात में जल भरकर मेघ के स्वागत के लिए ले आया हो। प्रश्न छठा, मेघों के लिए बन-ठन के संवर के आने की बात क्यों कही गई है? उत्तर है, कवि ने बादलों की तुलना नगर से आने वाले मेहमानों से की है। जिस प्रकार नगर से आने वाले सुंदर मेहमान या मेहमान सुंदर वस्त्र धारण करके बन संवर के आते हैं, ठीक उसी प्रकार से बादल भी नया रूप धारण करके बरसने के लिए आए हैं। इसलिए कवि ने बादलों के लिए बन-ठन के संवर के आने की बात कही है। हमारा 7वां प्रश्न है, कविता में आए मानवीकरण तथा रूपक अलंकार के उदाहरण खोजकर लिखिए। उत्तर है, मानवीकरण, सबसे पहले इस कविता में मुख्य रूप से मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। मेघ आए बड़े बन-ठन के संवर के, बादलों को एक मेहमान की तरह चित्रित किया है या मेहमान के रूप में माना गया है जो बहुत दिनों के बाद बन-ठन के संवर के आए हैं। दूसरा है, आगे आगे नाचती गाती बयार चली, यानी हवा रूपी युवती बादल रूपी मेहमान के सामने उसके स्वागत में नाचती गाती हुई चल रही है। तीसरा है, पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए। पेड़ हैं वो हवा के चलने से हिल रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है जैसे पेड़ बादलों के आने पर उनका स्वागत कर रहे हैं और झुककर झांक रहे हैं, अपनी गर्दन उचकाकर बादल रूपी मेहमान को देख रहे हैं। जिस प्रकार गांव के लोग शहरी मेहमान को देखने के लिए खिड़कियां और दरवाजे खोलकर उनमें से झांककर अपनी गर्दन उचकाकर उसे देखने के लिए उत्सुक रहते हैं, ठीक इसी प्रकार से पेड़ों का भी मानवीकरण किया गया है। आगे है, धूल भागी घाघरा उठाए। धूल, जब हवा चलने से मिट्टी और धूल उड़ती है तो उसका भी मानवीकरण किया गया है। ऐसा लगता है जैसे वायु रूपी युवती अपना धूल रूपी घाघरा उठाकर भाग रही है। आगे है, बाकी चितवन उठा नदी टिटकी। नदी को भी यहाँ पर एक युवती के रूप में प्रस्तुत किया है। नदी का भी मानवीकरण किया गया है। नदी जब बादल रूपी मेहमान को देखती है तो वह अपने मुंह से घूंघट हटाकर तिरछी नज़रों से बादल रूपी मेहमान को देखती है और ऐसा लगता है जैसे वह अपना प्रवाह रोककर एक जगह पर रुक गई है, यानी उसकी गति भी ठहर गई है। आगे है, बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की। बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की। पीपल जो कि बहुत पुराना पेड़ है। गांव में जितने पेड़ हैं उन सब में पीपल के पेड़ की आयु लगभग सबसे अधिक है, तो उसे एक बूढ़े व्यक्ति की संज्ञा दी गई है। उसका मानवीकरण करके उसे बूढ़ा व्यक्ति माना गया है। जिस प्रकार किसी मेहमान के आने पर घर के बड़े बूढ़े मेहमान का स्वागत करते हैं, उसे आशीर्वाद देते हैं, ठीक उसी प्रकार से पीपल जो कि एक बूढ़ा व्यक्ति बन गया है, वह बादल रूपी मेहमान की आगे बढ़कर जुहार करता है, उसका स्वागत करता है। आगे है, बरस बाद सुधी लीन्ही बोली अकुलाई लता ओट हो किवार की। यहाँ पर लता को भी एक युवती माना गया है। इसका भी मानवीकरण किया गया है, जो अपने पति या मेहमान को, बादल रूपी मेहमान को उलाहना देते हुए कहती है कि आपने एक बरस बाद हमारी सुधि ली है, हमारी खोज खबर ली है। और लता का इस प्रकार से बोलना कि किसी किवार की ओट में या दरवाजे की ओट में होकर बोलना तथा अकुलाते हुए बोलना यानी शर्माते हुए बोलना, ये सभी ऐसी क्रियाएं हैं जो केवल मानव के द्वारा ही संभव होती हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो बेल है उसको भी एक युवती माना है। यहाँ पर यह मानवीकरण किया गया है। आगे है, हर्षाया ताल लाया पानी परात भर की। यहाँ पर जो ताल है, तालाब है, उसे भी एक नवयुवक मान लिया है। जो घर का ही कोई सदस्य है, वह बादल रूपी मेहमान का स्वागत करने के लिए परात में पानी भरकर लाया है ताकि मेहमान के पैरों को धोया जा सके। रूपक अलंकार है क्षितिज अटारी गहराई। यहाँ पर
क्षितिज को अटारी के समान माना गया है, तो यहाँ पर रूपक अलंकार है। प्रश्न हमारा 8वां है, कविता में जिन रीति रिवाजों का मार्मिक चित्रण हुआ है उनका वर्णन कीजिए। उत्तर है, सर्वप्रथम कवि ने बताया है कि गांव में मेहमान का आदर सम्मान करने के लिए नाचने गाने की प्रथा है। जब कोई मेहमान किसी गांव में जाता है तो उसका आदर नाचते गाते हुए किया जाता है। मेहमान के आने पर सब प्रसन्न होते हैं, उसका स्वागत सत्कार किया जाता है। बड़े बूढ़े भी उसका झुककर सम्मान करते हैं। मेहमान के आने की सूचना भी बड़े उत्साह के साथ दी जाती है। गांव की नारियां मेहमान को रुककर और स्नेहमयी दृष्टि से देखती हैं तथा वो अपने घूंघट में से ही मेहमान को देखती हैं। गांव में मेहमान के हाथ पांव धुलवाए जाने की परंपरा भी है। मेहमान के आने पर उससे इतने समय के बाद आने का कारण पूछा जाता है, उसे उलाहना दिया जाता है जो कि प्रेम का प्रतीक है। और जब उसके उत्तर से संतुष्ट हो जाते हैं तो सब उससे गले मिलते हैं, यानी अपने अपने गिले शिकवे दूर कर लेते हैं। सबके मन के गिले शिकवे यानी उनके मन में जो शिकायतें थी वो दूर हो जाती हैं। हमारा 9वां प्रश्न है, कविता में कवि ने आकाश में बादल और गांव में मेहमान के आने का जो रोचक वर्णन किया है उसे लिखिए। उत्तर है, प्रस्तुत कविता में कवि ने मेघों के आने की तुलना सजकर आए अतिथि यानी दामाद से की है। कवि ने बताया है कि जब अतिथि गांव में आता है तो उसके आने की सूचना बड़े उत्साह से दी जाती है। गांव के नर नारी अपने घरों की खिड़कियां खोलकर उसे अत्यंत उत्सुकता से देखते हैं। बड़े बूढ़े भी उसका आदर सत्कार करते हैं। नवयुवतियां उसे अपने घूंघट की ओट में तिरछी नज़र से निहारती हैं यानी देखती हैं। उसकी पत्नी दरवाजे की ओट में खड़ी होकर उसे उपालंभ देती है कि वह इतने लंबे समय बाद आया है, किंतु बाद में मेहमान के उत्तर से उसकी पत्नी या प्रिया संतुष्ट हो जाती है और उससे मिलने पर स्नेह के आंसू बहने लगते हैं। इसी प्रकार बादल के छा जाने से पहले ठंडी हवा चलने लगती है। लोग बादलों को निहारने के लिए या देखने के लिए घरों के दरवाजे खोल देते हैं। वर्षा आने पर पेड़ भी कुछ झुके हुए से लगते हैं। धूल ऐसा लगता है जैसे अपना घाघरा उठाकर भाग खड़ी होती है। नदी मानो उसे रुककर तिरछी नज़र से देखने लगती है। लताएं तो मानो उसे उपालंभ देने लगती हैं कि तुमने इतने वर्ष बाद या इतने समय बाद हमारी सुधि ली है। तालाब भी वर्षा के आने पर पूर्णतः पानी से भर जाता है। बिजली चमकने लगती है और फिर रिमझिम वर्षा होने लगती है, बारिश की बूंदें पड़ने लगती हैं। हमारा 10वां प्रश्न है, काव्य सौंदर्य लिखिए। पाहुन जो आए हों गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। उत्तर है, सबसे पहले भाव सौंदर्य है। इन पंक्तियों में शहर में रहने वाले दामाद का गांव में सज संवर कर आने का सुंदर चित्रण किया गया है। शिल्प सौंदर्य है। पाहुन जो आए हों गांव में शहर के, इन पंक्तियों में उत्प्रेक्षा अलंकार, बड़े बंठन के में अनुप्रास तथा मेघ आए बड़े बंठन के संवर के में मानवीकरण अलंकार किया गया है। भाषा साहित्यिक खड़ी बोली है। रचना तुकांतयुक्त है। दृश्यबिंब साकार हो उठा है। दृश्यबिंब का अर्थ यह है कि इस कविता को पढ़कर तथा सुनकर हमारे मन में एक प्रकार का दृश्य उपस्थित हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे इस दृश्य को हम अपनी आँखों से ही देख रहे हैं। माधुर्य गुण है। इस कविता को पढ़ने से तथा सुनने से हमारे मन में अच्छे भाव प्रकट होते हैं तथा बादलों के आने पर जो जो क्रियाएं होती हैं, वातावरण में जो परिवर्तन होते हैं, उन्हें हम अच्छी तरह से अनुभव कर पाते हैं। उम्मीद है बच्चों आपको अभ्यास के ये प्रश्नोत्तर समझ में आ गए होंगे। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।